राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीन तीन से मिलकर पार्लियामेंट बना होता है। तो कोई भी लॉ लोकसभा में पास होता है, देन उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, लास्ट में प्रेसिडेंट उस अपने साइन कर देते हैं उस पे, तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर था सेंटर का। अब ऐसे ही पढ़ेंगे स्टेट वाला। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट का तीन ऑर्गन्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। अब आइए स्टेट लेजिस्लेचर पर। स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानकारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, और यहाँ पार्लियामेंट किस में था, पार्ट 5 में। पार्लियामेंट पार्ट 5 में था, और स्टेट वाला लेजिस्लेचर के बारे में जो डिटेल है वो पार्ट 6 में है। हाँ जी, किस में, कोर्ट, हाँ, ये कंज्यूमर कोर्ट होते हैं जो डिसीजन देते हैं कोई भी, तो जुडिशरी में ही आएगा। ना 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 ना, ये आएंगे लोकल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसके अंडर में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें एसडीएम कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, ट्राइब्यूनल हो गए, बहुत सारे इस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी केस को ध्यान में रखते हुए। तो वो सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, तहसील वाले, हाँ कोई। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, ये तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बताया था। और वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आते, जुडिशरी में आते। जो कोर्ट है ना वो जुडिशरी में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में नहीं। तो स्टेट लेजिस्लेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है। टोटल पार्ट कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 25। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 25। तो 25 में से जो 6 नंबर का पार्ट है उसमें जो है स्टेट के बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 5 और पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, कंपेयर करते रहिए पिछली वाली क्लास से, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके 3 पार्ट होते हैं। उधर देखो 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, और इधर 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168। कौन से, तो लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसे बोलेंगे विधानसभा। और राज्यसभा की जगह यहाँ पे आ जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे इसको विधान परिषद। और प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे आ जाएगा गवर्नर, हिंदी में इसको बोलेंगे राज्यपाल। जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट में लोकसभा का होता है, वही सेम काम स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। वहां लोकसभा को टेम्परेरी हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। सारे तीनों के नाम, तीनों नाम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट में होते हैं। स्टेट का लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का टेम्परेरी हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ध्यान रखना, लोकसभा सेंटर में और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली सिमिलर है। दोनों के चुनाव 5-5 साल में होते हैं। इधर लोकसभा के चुनाव भी हर 5 साल में होंगे और जनता वोट करेगी, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी हर 5 साल में होते हैं और वहां की जनता वोट करती है। लोकसभा का चुनाव जो जीतता है कैंडिडेट, उसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। और जो विधानसभा का चुनाव जीतता है उसे एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, हिंदी में विधायक। ठीक है,
अब यहाँ देखें आप, आर्टिकल 168 में लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होंगे, बस इतना सा लिखा है। अब यहाँ ध्यान रखना आप, 2 टर्मिनोलॉजी समझ लो। एक है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधायिका। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? ऐसी लेजिस्लेचर जहां पे लॉ बनाने के लिए 2 हाउस काम करें। ऐसी लेजिस्लेचर जहां पर लॉ बनाने के लिए 2 हाउस काम करें। तो सेंटर में देखो 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट में 2 हाउस हैं, असेंबली और काउंसिल। तो जहां पर 2 हाउस होंगे उस लेजिस्लेचर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। और जहां पे एक हाउस हो लॉ बनाने के लिए उसे यूनी कैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। यूनी कैमरल लेजिस्लेचर, एक सदनीय विधायिका। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों देख रहे हैं हम यूनी कैमरल वाला, जबकि हमें तो दिख रहा है कि 2 हाउस है, सेंटर में भी स्टेट में भी। पर ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपका हर स्टेट में मिलेगा। ये जो हाउस है ना स्टेट के अंदर, ये होगा इन ऑल स्टेट्स। कुछ सोचना ही नहीं है आपको, सभी राज्यों में ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसी के चुनाव से मुख्यमंत्री बनता है। हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन 5 साल में होते हैं। उस इलेक्शन में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत जाती है उसी पार्टी की तरफ से सीएम बन जाता है। तो सीएम बनता है, इसलिए विधानसभा तो होगी हर राज्य में, क्योंकि हर राज्य में सीएम होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो दूसरा हाउस है, ये सभी स्टेट में नहीं होता। ये सभी स्टेट में नहीं होता है। इंडिया में अभी कुछ ही स्टेट में है, और वो कितने? टोटल 6 स्टेट्स। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला हाउस है ये केवल 6 राज्यों में है। तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में काउंसिल मिलेगा। असेंबली तो सब में ही है, लेकिन असेंबली के साथ साथ काउंसिल कितने स्टेट्स में है? 6। तो 28 राज्य हैं अभी। 28 में से सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों है। असेंबली तो होता ही है, असेंबली के साथ काउंसिल भी है इनमें, तो दोनों है ना इन राज्यों में। तो इन स्टेट के लेजिस्लेचर को हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहें। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउस, दोनों हाउस इन 6 राज्यों में। अब 28 स्टेट में से 6 माइनस कर दो, बचे 22। उन 22 स्टेट में ये नहीं है, सिर्फ यही काम कर रहा है। तो 22 स्टेट के लेजिस्लेचर को यूनी कैमरल लेजिस्लेचर कहें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। तो ये 22 राज्यों में 22 राज्य हैं टोटल। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, इन सब में एक ही हाउस है असेंबली, और जो 6 राज्य हैं इनमें दोनों हैं। तो असेंबली तो सब में ही है, उन 6 में एक्स्ट्रा क्या है? काउंसिल। असेंबली तो सब में ही होता है, चाहे वो 6 हो या 22 हो, सभी 28 में असेंबली होता है, क्योंकि उसके चुनाव से ही तो सीएम बनता है। जब वो ही नहीं होगा तो सीएम ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 6 स्टेट आपको याद रखने हैं। इन्हीं 6 स्टेट में काउंसिल होता है, बाकी किसी में नहीं। नोट कर लें इसको। किसमें? ये 22 स्टेट,
एक सदन में आएगा जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही हो, बस काउंसिल ना हो, यानी कि एक हाउस हो, दोनों ना हो, जहां दोनों वो बाई कैमरल और जहां एक वो यूनी कैमरल। तो असेंबली तो सब में होती है। असेंबली के साथ साथ ऐसे कौन से स्टेट है जहां पे काउंसिल भी होती है? वो 6। तो 6 राज्यों में तो दोनों हाउस हुए ना, असेंबली और काउंसिल, तो वो बाई कैमरल। और बचे हुए जो 22 हैं उसमें सिर्फ एक ही हाउस है, असेंबली, क्योंकि काउंसिल नहीं है उनमें, तो वो हो गया यूनिक कैमरल। ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर 6 में ही क्यों है, बाकी राज्यों को कोई परहेज है क्या रखने से? बाकी राज्य भी दूसरा हाउस रख लेते। वो उसी पे आ रहा हूँ। तो 6 में ही है, बाकी में क्यों नहीं है? क्या बाकी लोग बाकी स्टेट चाहते नहीं है कि हमारे यहाँ भी 2 हाउस हो लॉ बनाने के लिए? जैसे पार्लियामेंट में हो रहा था ना, कोई भी कानून बन रहा था तो लोकसभा में बिल पास होता था, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता, राज्यसभा के लोग एग्री कर गए तो वहां पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता था, तो वो देश का कानून बन जाता था। स्टेट में क्या होगा, इन 6 राज्यों में कैसे बनेगा कानून? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा बिल, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होगा बिल, और फिर गवर्नर उस पर साइन कर देंगे, तो वो राज्य का कानून बन जाएगा। कंपेयर करो, यहाँ तीनों में पास, तीनों के पास जा रहा है, यहाँ भी तीनों के पास, क्योंकि इनमें दोनों हाउस है। अब ये जो 22 बचे, यहाँ पे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल तो है नहीं। तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास होने के बाद डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा, क्योंकि दूसरा हाउस है ही नहीं, और गवर्नर साइन कर देगा, तो लॉ बन जाएगा। लॉ बन जाएगा, क्योंकि काउंसिल तो है ही नहीं इनमें, तो जरूरत ही नहीं है वहां भेजने की, सीधा असेंबली में पास कराओ और गवर्नर को साइन के लिए भेज दो। जहां काउंसिल है वहां असेंबली में पास कराओ, फिर काउंसिल में पास कराओ, फिर गवर्नर के पास जाएगा, तो वहां प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं कि इन 6 राज्यों में ही क्यों है। तो देखो, इसका गवर्नमेंट बनाने में कोई रोल नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के अंदर सरकार बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रोल नहीं। ये नहीं हो तो भी सरकार चलती है, 22 राज्यों में चल नहीं रही क्या? उसमें कहाँ है ये? तो कोई ऐसा इंपोर्टेंस नहीं है, सरकार बनाने में कोई रोल नहीं है इसका, कि जी इसके ही चुनाव से सीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम विधानसभा के चुनाव से ही बनता है। फिर क्या बात हो सकती है, जो ये 6 स्टेट रखे हुए हैं अपने यहाँ काउंसिल को? हाउस थोड़ी ना कंट्रोल करेगा। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी। और इसके लिए समझने के लिए पहले आपको स्टेट के अंदर जो सरकार बनती है ना, वो थोड़ा सा समझ लो। मुख्यमंत्री बनता है ना किसी राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर कोई कैंडिडेट सीएम बनना चाहता है, मान लो रेखा गुप्ता सीएम बनना चाहती है, और इनके साथ कुछ लोग मिनिस्टर भी बनेंगे, कुछ शिक्षा मंत्री बनेंगे, कुछ जल मंत्री बनेंगे, कुछ बिजली मंत्री बनेंगे, बनेंगे सीएम के साथ कुछ मंत्री भी बनेंगे, तो एक व्यक्ति हो जाता है मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री, तो एक चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर। अब किसी भी स्टेट में सरकार बननी है, उसमें अगर सीएम बनना चाहता है कोई, या मिनिस्टर बनना चाहता है राज्य के अंदर, तो एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, कि उस कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट सीएम या मिनिस्टर बनना चाहता है, तो उस कैंडिडेट को या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीतेगा वो, तो बन सकता है। अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं जीता, काउंसिल का इलेक्शन जीत गया, तो भी वो बन सकता है सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री। अब मान लीजिए, हाँ एक और, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जनता वोट देती है, सीधे जनता वोट देती है।
और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जनता वोट नहीं देती, नहीं देती। तो आप मुझे बताओ, जिस इलेक्शन में जनता वोट दे वो ज्यादा मुश्किल इलेक्शन है जीतने के लिए, या जिस इलेक्शन में जनता वोट न दे, अपने ही आदमी वोट दें, वो जीतना आसान होता है? भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, जनता पर विश्वास है, जिताएगी तो जिताएगी, तो नहीं। और जब काउंसिल में मैंने चुनाव लड़ा तो इसमें तो अपने ही लोग वोट देंगे, तो उनसे तो एक बार कहना है कि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, आप सब लोग कल वोट दे देना, वो दे देंगे, मैं जीत जाऊंगा। तो आसान किसमें है चुनाव जीतना? इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि जनता का भरोसा नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट देती है। अभी समझेंगे कैसे कौन कौन वोट देता है। फिलहाल ये समझो आप कि अगर कोई व्यक्ति सीएम बनना चाहता है स्टेट में, या मंत्री बनना चाहता है, तो उसको इसमें से या इसमें से किसी एक का चुनाव जीतना जरूरी है। तो कौन सा चुनाव आसान रहेगा जीतना? इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला, काउंसिल का, विधान परिषद का। बस यही कारण है कि ये 6 स्टेट रखे हुए हैं। जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता, वो काउंसिल का चुनाव जीतकर और सरकार में आ जाता। अब दो 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 एग्जाम्पल लूंगा मैं इसको समझाने के लिए, एक महाराष्ट्र का और एक उत्तराखंड का। दो समझो ध्यान से। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, हर 5 साल में होते हैं असेंबली के इलेक्शन। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। इलेक्शन से पहले ही बीजेपी पार्टी और शिवसेना वाली जो पार्टी है उद्धव ठाकरे की, इन दोनों ने हाथ मिला लिया कि हम मिलकर चुनाव लड़ें। लोग हाथ मिलाते हैं रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि हमें सरकार बनानी है मिलकर, नहीं, इन्होंने चुनाव से पहले ही हाथ मिला लिया। और क्या कहा? मान लो महाराष्ट्र में 200 सीट है विधानसभा की, तो ऐसा करते हैं, जिस एरिया में मराठी लोग ज्यादा हैं उसमें शिवसेना अपने कैंडिडेट खड़े कर दे चुनाव में, और बाकी पे जहां बीजेपी का सपोर्टर ज्यादा है वहां बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा कर देगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि 100 सीट पे आप खड़ा कर दो अपने कैंडिडेट, 100 पे हम मिलकर 200 पे लड़ते हैं। और जब सरकार मतलब रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा? बीजेपी की तरफ से हम मुख्यमंत्री बना देंगे बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, और शिवसेना की तरफ से मंत्री बना देंगे। ये तय हुआ। हाँ, नहीं, उसका कारण है, देखो, सब पावरफुल थे अपने अपने एरिया में, सब पावरफुल थे अपने अपने एरिया में। तय ये हुआ, मतलब पहले से ही उम्मीद थी, जब हाथ में लाया ना तो पहले से उम्मीद थी कि बीजेपी की सीट सबसे ज्यादा है, इसलिए ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बना देंगे और देवेंद्र फडणवीस, और फिर और मंत्री बना देंगे शिवसेना की तरफ से। ऐसा ये पहले से डिसाइड हो रहा है, अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया, पहले से ही प्री प्लानिंग चल रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मामला पलट गया, बीजेपी की सीट कम आई और शिवसेना की ज्यादा। जबकि तय ये हुआ था कि बीजेपी की ही जाएंगी ज्यादा, तो सीएम आपकी तरफ से बनेगा और मिनिस्टर शिवसेना की तरफ से। पलट गया मामला, शिवसेना की ज्यादा आ गई बीजेपी से। अब तो जो है, जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से ही बनेगा, क्योंकि शर्त ये थी कि बीजेपी की सीट सबसे ज्यादा आएगी, इसलिए मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। लेकिन अब तो शिवसेना की ज्यादा आएगी। तो वहीं उद्धव ठाकरे कह रहा है कि सीएम शिवसेना से बनेगा और सीएम मैं ही बनूंगा, जबकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। वो चीफ है पार्टी के, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने, उनके लोगों ने चुनाव लड़ा था। अब वो सीएम कैसे बनेंगे? सीएम बनने के लिए तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव लड़ना जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने तो किसी का भी नहीं लड़ा। तो ये बात उनका लड़का बोलता है कि आप बताओ कि आपने तो चुनाव ही नहीं लड़ा है, आप सीएम कैसे बन जाओगे? सीएम की जिद पकड़ के बैठते हो। तो उद्धव ठाकरे कह रहा है अपने लड़के से, बेटा तू भूल गया 6 राज्यों में महाराष्ट्र भी है, 6 राज्यों में
महाराष्ट्र भी है, विधानसभा का ही तो चुनाव नहीं लड़ा है, विधान परिषद का तो लड़ सकता हूँ ना, उसमें तो अपने ही लोग वोट देंगे। 6 महीने के अंदर विधान परिषद का चुनाव लड़ के और सीएम बन गए, समझ गए। ये आसान क्यों हो गया सरकार में आना? क्योंकि वहां काउंसिल थी। अगर नहीं होती तो वो उद्धव ठाकरे जिंदगी में 5 साल तो कम से कम सीएम नहीं बन पाते, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो हार गए, मतलब लड़े ही नहीं थे। अब उत्तराखंड का मामला देखते हैं। उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी शायद सीएम है, तो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तराखंड में, वो पुष्कर सिंह धामी जिस सीट से लड़े थे एमएलए का चुनाव, वही सीट हार गए। और पूरा कैंपेन चल रहा है उन्हीं के नाम पे कि बीजेपी जीती तो सीएम यही बनेंगे। अब सीएम बीजेपी तो मेजोरिटी में सीट जीत गई, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, जैसे केजरीवाल हारे थे से हार गए। अब तो मामला गड़बड़। पूरा चुनाव प्रचार में चिल्ला चिल्ला के बताया कि पुष्कर सिंह धामी बनेंगे द्वारा मुख्यमंत्री, बीजेपी जीती तो। अब कैसे बने? क्योंकि उत्तराखंड में तो विधान परिषद है ही नहीं, वहां तो सिर्फ विधानसभा ही है, और वो भी चुनाव हार गए आप। फिर क्या मामला हुआ? फिर बीजेपी की किसी एक कैंडिडेट को रिजाइन करवाया गया दूसरी जगह से, अपनी सीट से, जीती हुई सीट से रिजाइन करवाया गया, वो सीट खाली हो गई, वहां दोबारा चुनाव करवाए गए, तब पुष्कर सिंह धामी वहां से जीते, तब सीएम बने। अगर विधान परिषद होती तो इतना करना पड़ता? तो ये जो विधान परिषद है ना, ये है हारे हुए का सहारा। जो चुनाव हार जाए उसको भी अगर सरकार में आना है तो वो विधान परिषद से आ सकता है। बस इतना सा ही रोल है इसका। बाकी सरकार किस पार्टी की बनेगी किसकी नहीं, वो तो विधानसभा का चुनाव तय करता है। मान लीजिए जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लें, तो दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीट है? 70 है। अब 70 में सीट में से 48 सीट बीजेपी जीती है अभी, जो रेखा गुप्ता बनी है, और 22 सीट आम आदमी पार्टी जीती। तो 48 विधायक बीजेपी के हैं अभी दिल्ली में, और 22 आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए थे? तो 70 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी कि 36। कम से कम 36 सीट जो पार्टी जीत जाती उसी का मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन बीजेपी की तो 48 है, तो 36 से ज्यादा हो गई ना सरकार, इसीलिए रेखा गुप्ता थी। इनसे पहले क्या था? 62 सीट आम आदमी पार्टी की थी आउट ऑफ 70। 36 चाहिए थी, उनकी 62 थी, तब केजरीवाल मुख्यमंत्री। अब मान लो रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी और ये अपना ही सीट हार जाती, तो ये मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाती, क्योंकि दिल्ली में विधान परिषद है ही नहीं जो द्वारा चुनाव लड़के आ जाओ। फिर वही मामला अगर अपनाना पड़ता, किसी को रिजाइन करवाते, फिर उस जगह बाई इलेक्शन होते, द्वारा चुनाव जीतते, तब बनते। हाँ, 6 महीने का टाइम देते हैं। अगर आप किसी के भी मेंबर नहीं हो इन दोनों हाउस में से, फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा आपको, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी किसी भी हाउस की। अगर 6 महीने तक मेंबरशिप नहीं ली तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा 6 महीने बाद। महाराष्ट्र में हुआ तो था 6 महीने के अंदर अंदर। उस पर आएंगे हम। उस पर स्टूडेंट देते हैं, लोकल मेंबर के लोकल बॉडी के मेंबर देते हैं, टीचर्स देते हैं, एमएलए देते हैं, सब कुछ नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हौच पौच हो सकता है, इसलिए बस थोड़ा प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझो इसको। हाँ हाँ, तो फिर घर बैठो, बार बार मौका थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, अगले 5 साल में चुनाव लड़ना। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार, अच्छे से समझ लो इसको। हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, हिंदी में जिसे राज्य की विधायिका बोलते हैं। विधायिका का मतलब ही होता है कानून बनाने वाली संस्था। क्योंकि ये राज्य की विधायिका है तो हर राज्य में अलग अलग होती है, हर स्टेट में अलग अलग होती है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। अब क्योंकि ये कानून बनाती है, तो कानून बनेगा कैसे? कोई भी अगर बिल आया है कानून बनने के लिए, विधेयक आया है,
तो फॉर एग्जांपल वो उसे भेजा गया पहले लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हाउस में, जो दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन है। तो ये दिल्ली का विधानसभा है बाहर निकलते ही, उसी बिल्डिंग में भेजा गया बिल। उस बिल्डिंग में बैठे हैं एमएलए, कितने, 70, 48 बीजेपी के और 22 आम आदमी पार्टी के, 70 लोग बैठे हैं यहाँ पे विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। तो इसमें से अगर 50% प्लस 1 सपोर्ट कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। अब ये तो रही दिल्ली की बात। तो दिल्ली विधानसभा में बिल पास होकर डायरेक्ट मूव करेगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, क्योंकि दिल्ली में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उसको, और स्टेट में गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर मतलब राज्यपाल, और यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल। ठीक है। तो क्योंकि दिल्ली में ये वाला हाउस नहीं है, तो सीधा दिल्ली में बिल जो आएगा असेंबली में पास होके सीधा गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर अपने साइन कर देगा, बन गया दिल्ली का कानून। यही अगर हम यूपी में देखें तो यूपी की विधानसभा में बिल आएगा, और यूपी में एमएलए होते हैं 403, क्योंकि बड़ा है ना पॉपुलेशन में, तो ज्यादा लोग हैं। तो यूपी की असेंबली में आया बिल, लेकिन वहां तो काउंसिल भी है, काउंसिल है। तो फिर असेंबली में बिल पास होके सेकंड स्टेज पे काउंसिल में भेजा जाएगा। काउंसिल में जो मेंबर है यूपी में वो है 100, ये भी पास कर दें इस बिल को, देन तीसरी स्टेज पर यूपी के गवर्नर के पास भेजा जाएगा। यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनके पास भेजा जाएगा, ये साइन कर देंगे उस बिल पे, बन गया यूपी का कानून। समझ गए। तो जहां एक हाउस, तो उस हाउस में पास होकर सीधा गवर्नर के पास भेजा जाएगा। जहां दो हाउस है तो वहां दोनों में पास कराया जाएगा, तब गवर्नर के पास भेजा। ऐसे बन जाता है कानून। ध्यान रखना, कोई भी कानून तब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक कि गवर्नर उस पर साइन न कर दे। भले ही दोनों हाउस उसको पास करके बैठे हो, रिजेक्ट हो जाएगा अगर गवर्नर ने साइन करने से मना कर दिया तो। ठीक है। ठीक वैसे ही सेंटर में होता है, अगर कोई बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाए और प्रेसिडेंट मना कर दे साइन करने से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बिल, कानून नहीं बन पाएगा। कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति साइन करे। जी। मतलब जिस जगह पर विधानसभा नहीं होती, अब राज्यों में तो होती है, आप बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी। तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है, तो फिर उस यूनियन टेरिटरी में लॉ कैसे बनते हैं, तो सीधा गवर्नर बना, कोई भी हाउस में। अब ऐसा एग्जांपल क्या है, तो जैसे मान लो चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ में विधानसभा तो नहीं है, तो कौन शासन चलाता है चंडीगढ़ का, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एक एजेंट, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, वही शासन चलाता है राष्ट्रपति के कहने। तो कोई भी कानून बनाना होगा चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ में टीचर की वैकेंसी आ रही है ना, चंडीगढ़ में पुलिस की भर्ती हो रही है, कुछ भी होगा चंडीगढ़ का एलजी ही चलाएगा चंडीगढ़, क्योंकि ना तो वहाँ मुख्यमंत्री है, ना विधानसभा है, कुछ भी नहीं है, सीधा राष्ट्रपति के कहने पर गवर्नर ही कानून बना देता है सिग्नेचर करके। कोई बहस का मामला ही नहीं है, ना कोई विरोध करने वाला, ना कोई बोलने वाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो अच्छा लगेगा, जो कानून वो बना देगा। वहीं दिल्ली देख लो आप, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ विधानसभा है, तो यहाँ मामला फंस जाता है मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में। पिछली सरकारों में आप सुनते आए थे कि केजरीवाल और एलजी में लड़ाई होती रहती है। केजरीवाल कहते हैं ना जी, हम तो ले जाते हैं फाइल को साइन करवाने के लिए, एलजी साहब साइन ही नहीं करते, तो हम क्या काम करते, तो लड़ाई होती है। तो ध्यान रखना आप, इंडिया में 3 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर सीएम होता है, बाकी यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होता। स्टेट में तो सब में सीएम मिलेगा, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात आए, यूटी की,
तो 8 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे मुख्यमंत्री होता है, और वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री है, उमर अब्दुल्ला करके हैं, और दिल्ली में तो है ही, और पुडुचेरी है ना, तभी तो मुख्यमंत्री है। बिना असेंबली के चुनाव के कैसे सीएम बन जाएगा? एक बात एकदम माइंड में सेट कर लो, जहां असेंबली होगी सीएम वहीं होता है, या इसका अपोजिट बोलो, जहां सीएम सुनने में आ जाए तो समझ जाओ वहां असेंबली है, क्योंकि असेंबली का चुनाव हुआ होगा तभी तो सीएम बना है। सीएम ऐसे थोड़ी ना बनता है कि दिल्ली में बैठा हुआ राष्ट्रपति एक बंदा भेज दे और उसे बना दे सीएम। सीएम जनता के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, गवर्नर भेज दिया जाता है बनाकर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मकसद से पूछ रहे हो तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए और इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। वो व्यक्ति इंडिया का नागरिक हो, सिटीजन, और कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 से पहले गवर्नर नहीं बन सकता। ये तो हो गया पढ़ाई का मामला। अब अगर बात करें दूसरे तरीके से, तो जो देश के प्रधानमंत्री को जो बंदा पसंद आएगा उस वही गवर्नर बना दिया जाएगा किसी भी स्टेट, कोई भी। नरेंद्र मोदी को जो बंदा पसंद आएगा वो किसी को भी किसी भी राज्य का गवर्नर बना सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि नरेंद्र मोदी बोलेंगे राष्ट्रपति को कि ये नाम है, इनको आप गवर्नर बना दो, राष्ट्रपति बना दे। हाँ, जो काम प्रेसिडेंट का होता है इंडिया में, ठीक पूरा वही काम गवर्नर का होता है स्टेट के अंदर। तो स्टेट का राष्ट्रपति बोल दो आप गवर्नर को, लिखना नहीं है, मतलब सिर्फ समझने के लिए। स्टेट का प्रेसिडेंट होता है गवर्नर, ऐसे मान लो। बिल कोई भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, है ना, और क्राइम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के पनिशमेंट से रिलेटेड, महिलाओं पर अत्याचार से रिलेटेड, पुरुषों पर अत्याचार से रिलेटेड, कोई भी बिल हो सकता है। ये तो बताया था ना, 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जैसे कि डिफेंस वगैरह, ये सब, इन पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड हैं जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह, तो इन पुलिस वगैरह, तो इन पर कानून स्टेट बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें एजुकेशन आ जाएगा, उस पर कानून दोनों बना सकते हैं। नहीं, देखो ये है, इतना ध्यान रखो, जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल, तो फिर सीएम कुछ नहीं कर पाता। जो करता है वो गवर्नर ही करता है, और प्रेसिडेंट के कहने पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो शुरुआत से ही कोई भी डिसीजन ले सकता है स्टेट के लिए। सुना था तो देख लेना, गवर्नर ना शुरुआत से ही डिसीजन ले सकता है। हाँ जी। हाँ, वीटो होता है, गवर्नर के पास वीटो पावर होता है, बिल को रोक के रख सकता है। और रोकेगा कब? जब स्टेट ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बनाने की कोशिश कर रही है जो नेशनल इंपोर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए वो बिल को रिजर्व करके रख लेता है। बिल रिजर्व करेगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, आप इसको चेक करो, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है और ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट अगर कह देगा इस पे साइन मत करो, तो नहीं कर, ठीक है, तो ये वीटो पावर। बाकी तो फिर ये है, दिक्कत कहाँ करते हैं गवर्नर साइन करने से, जहां पे अपोजिट पार्टी की सरकार हो,
जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बीजेपी का ही होगा क्योंकि सेंटर में बीजेपी चल रही है, तब मामला थोड़ा गड़बड़। अब देखो, अब जो विनय कुमार है, शायद विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना गवर्नर, अब कभी न्यूज में उनको देखा? अब तो मामला ही खत्म हो गया ना। सीएम भी बीजेपी का, गवर्नर भी बीजेपी का। अब गवर्नर तसल्ली से चैन की सांस ले रहा होगा कि कम से कम काम तो कम हुआ। केजरीवाल जब था तो हमें ऊपर से ऑर्डर आता था कि सीएम को काम मत करने, बीच बीच में इंटरफेयर करो, तो हमें मेहनत करनी होती थी। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सीएम अपने आप संभाल। समझ गए? अब दिल्ली की जो पुलिस है ना, वो दिल्ली के सीएम के अंडर में नहीं आती। सभी स्टेट की पुलिस स्टेट के सीएम के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री भारत सरकार। जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, एक ऑर्डिनेंस पास किया है, गैजेट इशू हुआ है दिल्ली सरकार का, कि अब से दिल्ली की पुलिस जो है रेखा गुप्ता को ही मतलब रिपोर्ट करेगी। और ये तब तक है जब तक बीजेपी सरकार है दिल्ली की, फिर से अमेंड कर देंगे इसको। समझ गए? ये होता है। तो ये याद रखना है आपको, 3 हाउस हैं, तीनों हाउस में बिल कैसे बनता है ये समझ आ गया आपको, ठीक है। और तीनों हाउस में से काउंसिल सिर्फ 6 राज्यों में होती है, बाकी में 22 राज्यों में सिर्फ असेंबली होती है। तो जब मैं अगर मैं पूछूं कि आप बताओ आंध्र प्रदेश कर्नाटक में एक हाउस है या 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? और ये आपका बिहार में, बिहार में, झारखंड में, झारखंड में यूनिकैमरल। जो इन 6 में नहीं है उनमें यूनिकैमरल, और इन 6 में बाइकैमरल। इतना क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार क्वेश्चन कीजिए, आप जितना पूछेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता हो, ठीक है। अब क्या ये 6 स्टेट अपने यहां से ये रिमूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन। क्या ये 22 राज्य अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना चाहते हैं तो क्या ये कर सकते हैं? यानी कि जिनके यहाँ काउंसिल है, क्या वो हटा सकते हैं अपने यहाँ से? या जिनके यहाँ काउंसिल नहीं है तो क्या वो ला सकते हैं, अपने यहाँ क्रिएट कर सकते हैं? पॉसिबल। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, legislative council can be abolished, यहाँ पे ऐसे लिखो, ये जो आर्टिकल है आपका किससे रिलेटेड है? एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को बनाना या खत्म करना। आर्टिकल 169 में लिखो, विधान परिषद को बनाना या खत्म करना। तो जिनके यहाँ नहीं है वो बना सकते हैं, और जिनके यहाँ है वो हटा सकते हैं। ऐसा हमें परमिशन दे रहा है आर्टिकल 169। अब इसके लिए करना क्या होगा, प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले जो स्टेट अपने यहाँ से हटाना या बनाना चाहती है, जो कुछ भी हो, तो सबसे पहले वो स्टेट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास करवाएगी, बिल पास करवाएगी। अब वो बिल खत्म करने से संबंधित भी हो सकता है, अगर उसे खत्म करना है, या क्रिएट करने से भी संबंधित हो सकता है। एक बिल पास करवाएगी अपनी असेंबली में। जैसे ही बिल पास हो जाता है उस असेंबली में, तो फिर पार्लियामेंट को बताया जाएगा ये बात कि हमने बिल पास कर दिया है, अब आप इस काम को कंप्लीट कर दो। तो भारत की संसद उस काम को कंप्लीट कर देगी। एग्जाम्पल से समझो,
आंध्र प्रदेश में बात चल रही है कि वो अपने यहाँ से काउंसिल को हटाना चाह रहे हैं, अभी चल रही है न्यूज में। तो क्या प्रोसीजर होगा आंध्र प्रदेश को अगर अपने यहाँ से विधान परिषद हटाना है, क्योंकि है वहां तो इनको हटाना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को अपनी विधानसभा, आंध्र प्रदेश को किसको हटाना है? काउंसिल को। तो काउंसिल को हटाने के लिए एक बिल लाया जाएगा, बिल पे लिखा होगा कि हम काउंसिल को हटाना चाह रहे हैं। उस बिल को आंध्र प्रदेश अपनी ही विधानसभा में पास करवाएगा, क्योंकि विधानसभा में एमएलए होंगे, अगर वो सपोर्ट करेंगे कि जी हटा दो, पास कर दिया उन्होंने, तो हटा दिया जाएगा। अब वो बिल अगर आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पास हो गया, इतना ही नहीं अभी तो और भी चाहिए, आंध्र प्रदेश की असेंबली में पास हो गया, तब वो संसद को बताया जाएगा, पार्लियामेंट को, कि जी हमारी यहाँ असेंबली में हमने बिल पास करवा दिया है, हम हटाना चाह रहे हैं इसको, अब आप हमारे यहाँ से इसको रिमूव करो। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से न तो बना सकती है किसी स्टेट में, न हटा सकती है। उस राज्य की असेंबली अगर सहमति दे, परमिशन दे, तो पार्लियामेंट हटा भी सकती है और रिमूव भी कर सकती है। तो उस स्टेट को वो स्टेट परमिशन कब देगी, कब माना जाएगा कि वो स्टेट चाहती है? अगर वो स्टेट अपनी असेंबली में बिल पास करवा दे, चाहे तो हटाने से संबंधित या रिमूव करने से। हाँ। नहीं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के अंदर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता, पार्लियामेंट में होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, स्टेट में नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अभी जो बात बोली मैं दोबारा से बोलता हूँ, समझिए इसको। कोई भी स्टेट अपने यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना चाहती है या बनाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है, हटाएगा कौन? जिनके यहाँ पहले से है, और बनाएगा कौन? जिसके यहाँ पहले से नहीं। तो अगर कोई भी स्टेट अपने यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश यानी कि खत्म करना चाहती है या क्रिएट बनाना चाहती है, तो क्या करना होगा उस स्टेट को? तो उस स्टेट को इसको हटाने या बनाने से संबंधित एक बिल अपनी ही असेंबली में पास करवाना होगा, विधानसभा। जब वहां के एमएलए पास कर देंगे बिल को, तो फिर वो जानकारी संसद को भेजी जाएगी दिल्ली, और फिर संसद ऐसा काम कर देगी जैसा वो चाहती है। लेकिन बिल पास कराना जरूरी है, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी कि वो पार्लियामेंट का मन हुआ तो बना दिया किसी स्टेट में और पार्लियामेंट का मन हुआ तो हटा दिया किसी स्टेट में, नहीं। जब तक वो स्टेट खुद परमिशन ना दे पार्लियामेंट को, तब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। समझ गए? तो एबोलिश करना और क्रिएट करना काउंसिल को, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 169। तो 168 के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, और 168 के बाद 169 के अकॉर्डिंग काउंसिल को हटाया या रिमूव किया जा सकता है अगर स्टेट चाहे तो। समझ गए? इन 22 राज्यों में से कोई भी राज्य लाना चाहता है अपने, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को अपनी विधानसभा में एक बिल पास करवाना होगा कि हम लाना चाहते हैं। बिल पास हो जाए, फिर पार्लियामेंट को बता दो आप, पार्लियामेंट बना देगी मध्य प्रदेश में काउंसिल, 2 हाउस हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट ही बनाएगी, परमिशन स्टेट देते। हाँ, नहीं, इसमें स्टेट की ऑटोनॉमी, स्टेट चाहेगा तो पार्लियामेंट कर। हाँ, तो वो पार्लियामेंट क्यों बनाएगी? स्टेट की सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट थोड़ी ना बनाएगी। कौन? सेंटर वाले देंगे, लेकिन कर्ज देंगे, दान नहीं देंगे, कर्ज देंगे। समझ रहे हो? और सीधी सी बात है, ये तो सही कह रहे हो आप। जब 2 हाउस होंगे किसी राज्य में, तो राज्य के ऊपर खर्चा ज्यादा हो गया ना, पैसा ज्यादा खर्च होगा। अभी तो हम विधानसभा के एमएलए को ही सैलरी देते थे, अब काउंसिल बना दी तो काउंसिल के भी एमएलए सैलरी लेंगे हर महीने, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, सिक्योरिटी भी लेंगे, बंगला भी लेंगे। तो ये तो बर्डन किसके ऊपर आया? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर।
इससे तो अच्छा एक ही रखो, फाइनेंशियल बर्डन तो बचेगा। ठीक है, याद रहेगा। क्या? एक ही है पैसा, फाइनेंशियल। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी पार्टी आ जाती है जो कहती है हमारा पकड़ इतनी है आंध्र प्रदेश में कि हम जिंदगी भर सरकार में रहेंगे, तो काउंसिल को हटा दे जिससे दूसरा कोई आ ही ना पाए, जो हार जाए वो आ ही ना पाए। समझ रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इतना क्लियर है। अब लिखें लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी क्या सीट होती है, कितने एमएलए होते हैं, वो सारी चीज। आर्टिकल 170, मैक्सिमम मेंबर, अधिकतम सदस्य कितने होंगे इसमें, 500 हो सकते हैं। और मिनिमम मेंबर 60। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60। क्योंकि जैसे लोकसभा में नंबर फिक्स था 543, राज्यसभा में नंबर फिक्स था 245, क्योंकि वो एक ही है। यहाँ तो राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है तो सबकी सीट अलग अलग है। और दिल्ली में 70 ही सीट है और यूपी में 403 है। तो हम ऐसे कोई एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, इसलिए लिमिट बता दी है, मैक्सिमम इतना हो सकता है किसी स्टेट की विधानसभा के मेंबर, एमएलए, और मिनिमम 60 हो सकता है। कम से कम 60 होंगे और अधिकतम 500 होंगे, इसी के बीच में वेरी करेगी रेंज। तो कम भी हो जाएगा, 60 से भी कम हो जाएगा, वो एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद। और अपवाद तो हर जगह होते हैं, है ना। बहुत सी चीजें होती है जो प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करती तो उन्हें एक्सेप्शंस बोल देते हैं। यहाँ भी एक्सेप्शंस, लिख लो, याद रहेगा। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा, नोट करके लिख लो, नोट। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, यहाँ पे 30 सीट है। अरुणाचल में 30, सिक्किम में 30 और गोवा में 30। तो गोवा की जो विधानसभा है 30 सीट है, अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है 30 सीट है, और सिक्किम की जो विधानसभा है उसमें भी 30 सीट है। तो देखो, मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, रूल के एक्सेप्शन में चला गया। उसके बाद लिखो, मिजोरम 40, मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 46। मिजोरम 40 और नागालैंड 46। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि इन 5 स्टेट में इतनी भी जनसंख्या नहीं है कि हम उनको कम से कम 60 सीट दे पाए, उससे कमी, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो रूल है कि अधिकतम सदस्य 500 होने चाहिए किसी स्टेट की असेंबली में और मिनिमम 60 होने चाहिए। लेकिन जब पॉपुलेशन 60 जितनी भी ना हो तो फिर कम ही देनी पड़ेगी, ज्यादा कहां से दे देंगे। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, अब मेंबर हमें पता लग गया। अब कौन मेंबर बन सकता है इसका, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होती होगी कि विधानसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है। योग्यता,
विधानसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, भारत का नागरिक लड़ सकता है। और दूसरा बताओ, दूसरा, उम्र, उम्र 26 या 25, इसमें भी ऑप्शन 25 साल। तो ध्यान रखना, मैंने कहा ना, सेंटर में जैसे लोकसभा होता है वैसा ही असेंबली होता है स्टेट में। तो लोकसभा के लिए 25 साल होता है चुनाव लड़ने के लिए उम्र, असेंबली की भी 25 साल। तो लिख लो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। और हालांकि ये फॉलो किया जाता है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ना, वो उसी स्टेट का भी रहने वाला है। अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कोई दिल्ली का डोमिसाइल है ही नहीं उसका, बिहार का है, और वो तो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हाँ, ऐसा जरूरी भी नहीं है, नियम को पलट भी देते हैं, क्योंकि कॉमन तो हमारे यहाँ भारत की नागरिकता चलती है ना। पर कोशिश की जाती है कि जिस स्टेट में कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है वो उसी स्टेट का रहने वाला हो। वोट भी तभी मिलते हैं, आप जिस एरिया में रहते हो वहीं से चुनाव लड़ोगे, तभी तो वहां की जनता वोट देगी आपको। अभी आप तो ये तेलंगाना में पहुंच जाओ और वहां पे चुनाव लड़ो, कौन देगा वहां का वोट आपको? नहीं देगा ना। तो नागरिक तो हुए भारत के, लेकिन वोट लेना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपने एरिया में ही चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, जो 10-15 साल से जनता के बीच में रहे हो, उनकी समस्याएं सुन रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, और इमरजेंसी में उनके काम आ रहे हो, तब तो पकड़ बना पाते हो जनता पर, तभी तो वो वोट देगी आगे। हाँ, ठीक है। तो भारत का नागरिक और मिनिमम एज 25। वो लोकसभा है, ये वो लोकसभा है। लोकसभा में कहीं का भी रहने वाला हो, भारत से चुनाव लड़ेगा, भारत का ही होगा। विधानसभा में ये देखा, चुनाव में वोट नहीं मिलते। विधानसभा में एमएलए का एरिया फिक्स होता है, इतना बड़ा एरिया नहीं होता जितना एमपी का होता है। एमपी का एक एरिया जो होता है ना, उसमें 3-3 विधायक आ जाते हैं। आप देख लो ना, पूरी दिल्ली में लोकसभा की 7 एमपी हैं, ओनली 7। 7 एमपी के अंडर में 70 एमएलए, यानी कि एक एमपी के एरिया से कम 10 एमएलए जीते होंगे चुनाव। तो सोचो आप, एमएलए का एरिया कितना छोटा होगा। अब उसी एरिया में वो व्यक्ति चुनाव लड़े जो वहां का रहने वाला है, तो उसे वोट ज्यादा मिलेंगे या कहीं दूसरे का आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, भारत का ही नागरिक देखा जाता है, लेकिन ये जो पार्टी है वो टिकट उसी को देती है जो उस एरिया का रहने वाला। मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोई तेलंगाना में जाके चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलेगा, देते ही नहीं है, क्योंकि पार्टी उसको टिकट देती है जिसकी जीतने की उम्मीद हो, है ना। तो वो टिकट उसी को देते हैं जो उस एरिया का रहने वाला। हाँ, हाँ, तो जीत जाए तो एमएलए बन जाओगे, बन जाओगे। अब ऐसे तो दिल्ली में देख लो आप, मनोज तिवारी बिहार से आके चुनाव लड़े नहीं, लोकसभा के ही तो है। अब गौतम गंभीर कहाँ, यहाँ था, अब तो महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई है उनका जो रेसिडेंस है। तो गौतम गंभीर पिछले वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, क्रिकेटर। तो ये लोकसभा का चुनाव है जहां पर चेहरे को लोग जानते हैं, उन्हीं चेहरे को ही टिकट दी जाएगी जिसको सब जानते हैं। अब कंगना रनौत को किस बेस पर चुनाव जिता दिया? सिर्फ चेहरे की वजह से ना, जानते हैं सब लोग। मंडी से टिकट दे दी हिमाचल में, और चुनाव जीत गई लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का नहीं। विधानसभा में मुश्किल हो जाता है, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो पार्टी रिस्क क्यों लेगी? ठीक है। हाँ, तो ये दो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक नॉन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एजुकेशन।
शिक्षा हो उसके पास या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दो होनी चाहिए। पीछे से कोई पूछ रहा था कितने साल तक रह सकते हैं एमएलए, पूछा था अभी किसी ने? जब तक जिंदा हो तब तक एमएलए का चुनाव लड़ सकते हो, एमएलए बन सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक व्यक्ति बार बार एमएलए का चुनाव लड़ सकता है हर 5 साल, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल ही रह पाएगा। 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना होगा अगर वो आगे फिर एमएलए बनना चाहता है, चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, तो शिक्षा कंपलसरी नहीं होती है पॉलिटिक्स में, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो किसी की सुनेगा ही नहीं, है ना? तो हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, जब देश आजाद हुआ था तो हमारा जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, तो पॉलिटिक्स में समाज सेवी टाइप के ज्यादा लोग थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे लेकिन समाज सेवी ज्यादा थे, भलाई का काम ज्यादा करते थे। अभी ऐसे लोग हैं जो केवल चुनाव प्रचार से ही हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, जीत गया तो पहले दिन से इतना इतना कमाऊंगा डेली, तब वसूल करो, भलाई भलाई छोड़ो कुछ नहीं। हाँ, हाँ, अपनी अमेरिका में जो लोग राष्ट्रपति रह लेते हैं, राष्ट्रपति के बाद फिर वो प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, राष्ट्रपति। इंडिया में आपको क्या लग रहा है, एक बार कोई विधायक रह लिया उसकी कम से कम 3-4 पीढ़ी तो नौकरी नहीं करे, ये विधायक का खेल है इंडिया में। वहाँ राष्ट्रपति को नौकरी करनी पड़ती है, जब 4 साल पूरा राष्ट्रपति रह ले और रिटायरमेंट के बाद नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं वो प्राइवेट कंपनी में, यहाँ कुछ। तो पिछले जो जॉर्ज वॉर्ज क्लिंटन जितने राष्ट्रपति हैं सब नौकरी हैं, बराक ओबामा और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ऋषि सुनक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है ब्रिटेन की संसद के, और जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है, टाइम पे सेशन अटेंड करने आते हैं, सरकार में तो नहीं है ना, सरकार दूसरी पार्टी की, वो हार गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारी सोर्स से पैसा नहीं आना चाहिए दूसरी से, प्राइवेट काम चलता है। भारत में बिजनेस करते नहीं है लोग, कितने पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके स्कूल चल रहे हैं उन्हीं के नाम पे, होटल्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, सब पॉलिटिकल लीडर के ही तो चल रहे हैं, तो फिर चल रहे हैं, सरकारी सोर्स नहीं होना चाहिए। प्राइवेट काम चल सकता है, लेकिन करेगा कौन? एक बार विधायक रह लिए तो इतना इकट्ठा ही कर दिया है, इंडिया के जिस कोने में जाओ वहीं फ्लैट मिलेंगे आपको उनके, यही है। तो ये योग्यता है। इलेक्शन की बात करें, जो व्यक्ति योग्यता योग्य होगा उसका होगा चुनाव, और चुनाव होता है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जनता वोट देती है। तो जब दिल्ली में 70 सीट के लिए विधानसभा चुनाव होगा तो पूरी दिल्ली डिवाइड हो जाएगी 70 एरिया, 70 एरिया में डिवाइड होगी पूरी दिल्ली, हर एरिया से एक व्यक्ति चुनाव जीतेगा, लेकिन हर एरिया में 3-3 4-4 लोग खड़े होंगे अलग अलग पार्टी से। अब उस एरिया की जनता जिस पार्टी के मेंबर को वोट दे देगी ज्यादा, वो ही जीत जाएगा उस एरिया से, क्योंकि हर एक, अब जैसे 70 है ना, तो हर एरिया पे 3-3 लोग तो खड़े होंगे, तो 210 लोग खड़े होंगे, 3 में एक बीजेपी का, एक आम आदमी पार्टी का और एक कांग्रेस का। जैसे ये एक एरिया है दिल्ली का, 70 में से एक एरिया ये है, मान लो आपका एरिया है यही वाला तिमारपुर वाला, ये तिमारपुर वाला एरिया, तो तिमारपुर वाले एरिया से 3 लोग खड़े होंगे चुनाव, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब इतने एरिया में रहने वाली जनता, जिस दिन वोट डाले जाएंगे, इतने एरिया में रहने वाली जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी जो स्कूल में वोट डाले जा रहे हैं। अब ईवीएम की मशीन जो होगी, ये ईवीएम की मशीन है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट का नाम, जैसे खत्री, ये बीजेपी का था,
एक कांग्रेस वाले कैंडिडेट का नाम, एक आम आदमी पार्टी वाले का नाम और अदर्स जो भी ऐसे। और बीजेपी का है तो यहाँ कमल का फूल बना होगा, जो भी है बना लेना, और ये हाथ का पंजा बना होगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू बनी होगी। तो अब इस एरिया के लोग वोट देने जाएंगे, उनके सामने ये मशीन होगी पोलिंग सेंटर पे। अब वो घर से सोच के आए हैं बीजेपी वाले को वोट देना है, तो इस बटन को दबा देंगे, कैंडिडेट को वोट मिल गया। और दूसरा कांग्रेस वाला आया, अगला जो रहने वाला है उसने यहाँ दे दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब काउंटिंग होगी। तिमारपुर वाले एरिया से सबसे ज्यादा वोट किस कैंडिडेट को मिले हैं, बीजेपी वाले को, आम आदमी पार्टी वाले को या कांग्रेस वाले को? तो जिसको वोट ज्यादा मिले होंगे वही तिमारपुर से विनर हो जाएगा। अब ये वाला प्रोसीजर 70 एरिया में चलेगा रिजल्ट के टाइम। तब देखा जाएगा कि 70 में से टोटल बीजेपी कितने जीती, तो 48 जीती है। आम आदमी कितनी जीती, तो 22 जीती है। कांग्रेस कितनी जीती, तो टेंशन ही नहीं, कांग्रेस को टेंशन ही, जीरो। 70 में से जीरो कांग्रेस। ऐसे चलता है ये जो वोटिंग वाला, ठीक है। तो जनता वोट देती है, इसलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन, समझ गए? लिख लो इसको। हाँ जी, ये दिल्ली विधानसभा में बैठेंगे और रेखा गुप्ता या रेखा गुप्ता की सरकार मनमानी कर रही होगी, अपोजिशन। नहीं नहीं, जिस एरिया से ये जीते हैं वहां के विधायक यही हैं, और वहां अगर जनता को कोई समस्या है तो यही सॉल्व करेंगे उसको। नालियों से पानी नहीं निकल रहा है, पानी भर रहा है, सफाई नहीं हो रही है, सब विधायक जी करेंगे वहां। और हर विधायक को एक फंड आता है सरकार की तरफ से अपने एरिया में खर्च करने के लिए, वो चाहे पार्टी के विधायक हो या नॉन पार्टी के, सबको आएगा। 70 विधायक को फंड आता है, हर विधायक को, कि आप जिस एरिया से जीते हो उस एरिया में डेवलपमेंट का काम करवाओ, इस फंड से सरकार देती है। सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन 70 विधायकों को फंड देगी अपने अपने एरिया में खर्च करने के लिए। ये लोग उस फंड को भी खर्च नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 15 अगस्त वाले दिन झाड़ू लगवा देंगे, बस साफ सफाई हो गई, वंदे मातरम, जय हिंद। उसके बाद 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, ऐसे 10 बार करेंगे, 5 साल निकल जाएंगे। साल में 2 बार, 5 साल में 10 बार। फिर आ जाएंगे जनता के सामने, हमें वोट दो, आपकी जो भी समस्या है हम पूरी करेंगे। 5 साल में तो नहीं। पूरी दिल्ली में पानी भरा पड़ा है, देख रहे हो आप, कहीं भी अभी चले जाओ, है ना। और यही लोग जब वोट लेने आए, भरोसा रखें, ये करें वो करें। आप पानी पियो बिस्लरी का, आप समोसा खाओ, बस कल झाड़ू के सामने वाला बटन दबा देना जाके। कोई कह रहा है कमल के फूल वाला बटन दबा देना। इस एरिया से खत्री जीता है कोई, है ना, बीजेपी का कोई खत्री। तो जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उस दिन से ही गायब है वो इस एरिया से। अब ये जब 5 साल पूरी हो जाएंगी ना 2028 में, तब आएगा जनता के सामने। तो काम तो ऐसे करते हैं ना नेता, पहले तो झांसे में लेके जनता से वोट ले लेंगे, फिर दिखेंगे ही नहीं, अपने बंगले से ही बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर से कोई आया काम करवाने के लिए कि मेरी पेंशन रुकी पड़ी है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कुछ कर दो, तो करे तो वो स्टाफ ही बोल देगा नेताजी अभी व्यस्त है, अब बाद में आना। ये होता। अब वोट दें आपको, काम करवाएं कहाँ से फिर, इसीलिए तो वोट दिया। ये होता। हाँ, जब जनता की थोड़ी सी फीलिंग बटोरना हो तो उन्हीं के एरिया में जाके 10-12 कैमरे मैन ले जाके और झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाएंगे, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, उससे मिलेंगे वोट। रियल में काम करने से नहीं। यही चल रहा है वोट। अच्छा, जो व्यक्ति एमएलए बन जाएगा एक बार, जैसे अब ये एमएलए बन गए 2024 में, कितने साल के लिए एमएलए बन गए, तो ड्यूरेशन लिखो, आगे लिखो ड्यूरेशन। कार्यकाल, अब ड्यूरेशन में दो, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल और एक एमएलए, यानी इसके जो मेंबर बने एमएलए। एमएलए का कार्यकाल 5 इयर्स
और इसका भी 5। लेकिन ये फिक्स नहीं है, पता लगे मेजोरिटी डाउन हो जाए तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, तो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे गवर्नर। 5 साल के लिए बनाई गई है, चल जाए तो। ठीक है, जैसे ये आंकड़ा है, मैं आपको बताऊं, 48 बीजेपी के हैं और 22 हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, 70 हो गए। लेकिन सरकार कितने पे बन जाती? 36 पे, तो 36 से ज्यादा ही है। अब मान लीजिए आप बीजेपी के 18 एमएलए इस्तीफा दे दें पार्टी से, तो 48 में से 18 माइनस करो, 30, मेजोरिटी से कम, सरकार गिर जाए तुरंत। दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव। नहीं नहीं, इस्तीफा दे दिया पार्टी से, इस्तीफा मतलब एमएलए पद भी गया। दोबारा चुनाव होंगे, फिर तो दोबारा जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। तो चुनी तो हमने 5 साल के लिए है, चल जाए तो। लेकिन 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है, इफ मेजोरिटी कम्स डाउन, अगर मेजोरिटी बहुमत कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था, 15 विधायक खरीद लिए गए, 10-10 करोड़ में, 15-15 करोड़ में, दूसरी पार्टी के द्वारा, तो सरकार गिर गई। फिर दोबारा चुनाव हुए तो जिस पार्टी ने खरीदे थे वही जीत गई फिर। अब उसी के हैं सीएम, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बीच में कमलनाथ की सरकार बनी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, और यही अमित शाह ने 10-15 विधायक खरीद लिए, सरकार गिर गई, उनकी मेजोरिटी कम हो गई। जैसे ही बॉर्डर पे चला रहे थे वो सरकार, और 10 खरीद लिए तो डाउन हो गई, डाउन हो गई तो सरकार गिर गई, गिर गई तो दोबारा चुनाव हुए, दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जीत गई मेजोरिटी के साथ। अब बीजेपी का सीट यही होता है। वैसे डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, 15-15 करोड़ जाने कहां से आ जाते हैं, 10 करोड़, 15 करोड़। जो विधायक चिल्ला रहे थे ना, मैं कांग्रेस छोड़ ही नहीं सकता, तो हर चीज बिकाऊ हुआ खरीदने वाला होना चाहिए, वही एक कहावत है ना। तो वैसे ही उसने कह दिया बीजेपी ने, 15 करोड़ देंगे और सत्ता में आओगे तो मंत्री भी बनाएंगे, बस आ गए। अब कांग्रेस उस टाइम पे इतना डर गई थी कि जहां भी दूसरे राज्य में भी सरकार बनती ना, उसकी शपथ नहीं होती, चुनाव जीत गए तो वो अपने सारे एमएलए को ना किसी एक होटल में बंद करवा देती और लॉक कर देती, बाहर से मोबाइल जमा कर लेती कि ये घर पे भी फोन ना करें, अमित शाह का फोन ना आ जाए इनके ऊपर, नहीं तो ये तुरंत वहीं सुरंग वुरंग बना के होटल में बाहर निकल के और बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, लो जी हम इनके साथ। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में पूरे कांग्रेस के विधायक, जब चुनाव आ गया था, कांग्रेस के विधायक होटल में बंद कर दिए थे, फोन जमा कर लिए, परिवार से कोई संपर्क नहीं। घर वाले कह रहे हैं कहाँ गए हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई, वो सब ऐसे ही परेशान है, कोई संपर्क नहीं है, और सिर्फ इसलिए डर की वजह से कि इन्हें खरीद के ना ले जाए आधे सिर वाला मोटा भाई। बड़ा डर है, वो दिल वाले वाला था, वो दिल वाले फिल्म है ना, उसमें वो चाकू लेके भागता है, वही है वो। हाँ वैसा ही है कुछ। तो होटल में बंद कर दिया और शोले मूवी लगा दी, देखो आप, ये टीवी पर दिखा रहे थे, बाद में बताया लोगों ने जो बंद हो गए थे, तब सरकार बचा पाई। इतना तो डर का माहौल हो गया, खरीद लेते हैं विधायक, एमपी खरीद लेते हैं। तो ड्यूरेशन हो गया 5 साल का, ठीक है। समर्थन दे दे तो दोबारा चुनाव, अगर सपोर्ट मिल जाए ना और किसी विधायक का तो दोबारा चुनाव। क्योंकि टाइम देते हैं ना गवर्नर, भाई 7 दिन है, 7 दिन में अगर मेजोरिटी प्रूफ कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज चुनाव होगा। तो 7 दिन में अगर प्रूफ कर दें वो, तो सरकार उन्हीं की कंटिन्यू हो जाएगी। कहीं के नहीं, नहीं गए,
वो बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला तो देगी ना। बिल्ली खाती नहीं, वो बिल्ली दूध पिएगी नहीं तो फैला तो जरूर देगी। अब वो विधायक को पता है कि हम अगर इस्तीफा देंगे तो हम भी विधायक नहीं रहे, लेकिन रायता तो फैला दिया ना 15 करोड़ के चक्कर में। अब अगली बार दूसरी पार्टी में शामिल होंगे तब चुनाव लड़े। इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भारत सरकार में बना है। दल बदल विरोधी कानून के कोई अपनी पार्टी छोड़कर ना भागे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे लिखो। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक होता है स्पीकर और एक होता है डिप्टी स्पीकर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस होता है उसमें एक होता है स्पीकर और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 178। तो वही जो लोकसभा में बताया था मैंने, ये जैसे विधानसभा है, दिल्ली का विधानसभा वाला हाउस है ये। अब यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं अपनी अपनी चेयर पर। एक व्यक्ति यहाँ पे होगा जिसे बोलते हैं स्पीकर, और इसी के साथ एक बैठा होगा, इसे बोलते हैं डेप्यूटी स्पीकर। तो हाउस अच्छे से चलता रहे इसलिए ये दो पोस्ट बनाई जाती है। तो अब ध्यान रखना, 70 है ना मेंबर दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, यूपी का लेंगे तो 403 है। तो 70 हैं, 70 में से एक को बना दिया जाएगा स्पीकर और एक को बना दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर। बाकी बचे 68, वो यहाँ बैठे। 68 और 2 70। तो स्पीकर भी मेंबर में से ही बनाया जाता है, डिप्टी स्पीकर भी मेंबर में से ही बनाया जाता है। जिसकी सरकार है उसका स्पीकर बनेगा, और अपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाना। रूल नहीं है ये, पर फॉलो करते आ रहे हैं इंडिया में कि अपोजिशन से ही बना दो, नहीं बनाए तो कोई कुछ कहेगा नहीं। कंपलसरी दोनों के लिए। विधानसभा का मेंबर भी वही बनेगा जो विधानसभा का कहीं से चुनाव जीत कर आया है। तो दिल्ली में 70 लोग चुनाव जीते हैं ना, तो 70 में से 2 यहाँ बैठ जाएंगे और 68। स्पीकर कंपलसरी होगा, रूलिंग पार्टी से ही बनेगा। बीजेपी की सरकार चल रही है ना, तो स्पीकर जो होगा वो इन 48 में से एक होगा, और डिप्टी स्पीकर इन 22 में से एक को बना देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, बीजेपी अपना भी बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं, दोनों ही बन जाते हैं। अब बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, वो तो चाहेगी नहीं कि दूसरी पार्टी का बने। यही तो कारण है, लोकसभा मैंने बताया तो था लास्ट क्लास में, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट 2019 से खाली है, कोई है ही नहीं। तभी आप में से कोई बोला था तो सर स्पीकर को रिजाइन देना होगा, तुम तो किसी को नहीं देगा, है ना, आप ही ने बोला था, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ देखो, अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, रेजिग्नेशन, तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, इसको। और अगर डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन देना चाहता है वो इसको दे दो। स्पीकर अपने पद से इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपने पद से इस्तीफा स्पीकर, लोकसभा की तरफ। लिख दिया ये।
अब लिखें आप दूसरा हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा वाला आर्टिकल कौन सा था? ये 171। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं इस हाउस में? और मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? तो मिनिमम मेंबर तो सेट कर दिए हैं 40। मिनिमम मेंबर फिक्स कर दिए 40, कम से कम 40 होंगे। और मैक्सिमम का कैसे पता लगेगा? तो मैक्सिमम मेंबर का पता लगाने के लिए हमें उस स्टेट की विधानसभा के मेंबर पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखना, मैक्सिमम मेंबर बराबर 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस राज्य की विधानसभा के टोटल मेंबर का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल के। मिनिमम 40 और मैक्सिमम ऐसे होगा। जैसे आप देखें, यूपी की बात करें तो यूपी में अगर मैक्सिमम मेंबर फाइंड आउट करने हैं हमें काउंसिल के, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेंबर निकालने हैं मैक्सिमम, कम कितना भी चलेगा, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 1/3 से। तो जैसे यहाँ यूपी की बात करें तो इधर देखो 1/3 ऑफ 403 ही है ना असेंबली के मेंबर यूपी में। तो कितना निकला देखो, कैलकुलेट करो। 130 134 134 आ रहा है, यानी कि 134 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम चलेगा। इसलिए यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर, मैक्सिमम 134 हो सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम कितने भी कर लो आपकी चॉइस है। ठीक है, 100 मेंबर है यूपी की काउंसिल, याद नहीं रखना है आपको, बस ऐसे ही समझ जाओ, पूछा नहीं जाता कभी। पर फॉर्मूला यही, विधानसभा के टोटल मेंबर के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये 403 मेंबर तो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, एमएलए बनते हैं, और ये जो 100 लोग हैं, इनकी जब वोटिंग होती है तो जनता वोट नहीं देती, और इनको क्या बोलते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है ना, तो इनको बोलते हैं एमएलसी। ये एमएलए और ये एमएलसी, हिंदी में दोनों को ही विधायक बोले, इसको भी विधायक और इसको भी विधायक। क्या हुआ? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी। एमएलसी एमएलए स्टेट में होते हैं, हिंदी में दोनों को ही विधायक। जैसे लोकसभा के मेंबर को भी एमपी बोलते हैं, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी बोलते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, क्योंकि पार्लियामेंट के ही दोनों हाउस है, तो दोनों में से किसी का भी चुनाव कोई जीते वो कहलाएगा एमपी। एमपी राज्यसभा, एमपी लोकसभा। ऐसे ही एमएलसी और एमएलए इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में दोनों को ही विधायक बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? नहीं नहीं, ये क्यों जाएंगे, ये अलग लोग है, वो अलग लोग है। 403, जो 403 लोग बैठे हैं ना उत्तर यूपी विधानसभा में, वो लोग अलग हैं,
और ये 100 लोग अलग हैं, एक ही व्यक्ति पे दो दो पोस्ट नहीं है ये 100 लोग अलग लोग हैं, और वो 403 अलग हैं, टोटल 503 हो गए। 403 वो और 100 ये, 503। 100 काउंसिल के मेंबर और 403 असेंबली के मेंबर। जैसे ये लोकसभा के 543 होते हैं और राज्यसभा के 245, तो प्लस कर दो, पार्लियामेंट के मेंबर टोटल इतने। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी राज्य में अगर काउंसिल है तो असेंबली के और काउंसिल के टोटल होते हैं। तो रिजाइन करे काउंसिल से और चुनाव लड़े विधानसभा का, चुनाव जीत जाएगा तो चला जाएगा। नहीं, असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता जिताएगी। वो हाँ हाँ, इनका एरिया होता है स्टूडेंट वाली साइड से जीते हैं, लोकल बॉडी से जीते हैं, ग्रेजुएट्स टीचर्स ने जिताया है या एमएलए ने जिताया है, इनकी वो कैटेगरी होती है। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी आपको। इनका एरिया नहीं होता, इनकी कैटेगरी होती, एरिया इनका होता है एमएल। फॉर्मेलिटी क्या, आप समझदार हो समझ जाओ क्यों एमएलसी बनाया है, सरकार में एंट्री पाने के लिए, और कुछ नहीं है। यूपी हाँ जी, किसका इनडायरेक्ट कहा? देखो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं ना, उनको जनता वोट नहीं देती, ये तो क्लियर है। अब क्या होता है, कुछ लोगों को तो वोट देकर चुनते हैं वहां की लोकल बॉडी के मेंबर, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, जैसे एमसीडी है। एमसीडी जैसे लोकल बॉडी के जो मेंबर होंगे ना, वो वोट देकर कुछ कैंडिडेट को चुनेंगे एमएलसी, और वो एमएलसी बन जाएगा। ठीक है, तो जितने लोकल मेंबर बॉडी का वोट मिल जाएगा जिसको, वो जीत जाएगा वहां से। ठीक। और दूसरा जो होता है, कैटेगरी बना दी गई है। जैसे एक कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ये 100 में कैटेगरी है इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इनमें से कुछ लोगों को ना ये विधायक वोट देकर जिताएंगे, काउंसिल के कुछ लोगों को विधानसभा के जो विधायक हैं वो घर से निकलकर वोट देंगे और वो जिताएंगे, कुछ को, सबको नहीं। तो वो कैटेगरी बन गई इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरी कैटेगरी है जो लोकल बॉडीज की है। दूसरी कैटेगरी, अब इसमें जो है यूपी के अंदर 38 लोग चुने गए जो विधायकों के द्वारा चुने गए, 38। और वहीं दूसरी कैटेगरी है इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी। दूसरी कैटेगरी है इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग होंगे वो घर से निकलकर वोट देंगे और यहाँ पे कुछ लोगों को चुनाव जिताएंगे। तो वो जो लोग चुनाव जीतेंगे वो इस कैटेगरी में काउंट, और जो एमएलए के द्वारा चुनाव जीते हैं वो इस कैटेगरी में बन जाए। तीसरी कैटेगरी बनेगी इलेक्टेड फ्रॉम ग्रेजुएट,
जो उस स्टेट में लगभग 3 साल से ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो घर से निकलकर वोट देंगे और वो जिताएंगे कुछ लोगों को। ऐसे सबका मिक्स 100 लोग जीत रहे हैं। तो एक तीसरी कैटेगरी बन जाएगी इलेक्टेड बाई ग्रेजुएट्स। जनता नहीं आ रही है यहाँ, बस ये देखो ग्रेजुएट्स, ये तीसरी कैटेगरी बन गई। तो कुछ लोगों को ये जिताएंगे। इन्होंने 8 लोगों को जिताया है 100 में से, इन्होंने 36 लोगों को जिताया है 100 में से, इन्होंने 38 लोगों को जिताया है 100 में से। तो 8 लोग जो चुनाव जीते हैं वो ग्रेजुएट के वोट से जीते हैं, जनता नहीं आई। इनडायरेक्ट इलेक्शन, कुछ स्पेशल लोग वोट दे रहे क्या? क्यों? अरे नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। ये जो 100 लोग हैं ना, इसमें से 38 लोगों को एमएलए ने वोट दिया और बाकी के इनके अलावा 36 लोगों ने, लोकल अथॉरिटी के 36 लोग हैं, उन्होंने 36 लोगों को जिताया है। लोकल अथॉरिटी के जो लोग हैं ना, उनको उन्होंने 36 लोगों को जिताया है। तो 38 और 36 कितने हो गए? फिर जो उस स्टेट के ग्रेजुएट लोग हैं, 3 साल से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो उन्होंने 8 लोगों को जिताया है 100 में से। तो 36, 38 और 8 टोटल ये हो गए। बाकी और कैटेगरी बनेगी। हाँ जी, स्पेशल वोट जो स्टूडेंट यूनियन का पार्ट होते हैं कॉलेजेस में, वो वोट देते हैं। जो पॉलिटिक्स शुरुआत हो जाती है ना कॉलेज से, हाँ, तो स्टूडेंट यूनियन का अगर आप हिस्सा हो, एनएसयूआई, एबीवीपी, ये सब जो हैं, इनके ही मेंबर वोट देते हैं। तो राजनीति से तो यहीं से शुरू होती है ना, इसलिए इनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगली कैटेगरी है इलेक्टेड फ्रॉम टीचर्स। कुछ लोगों को टीचर चुनते हैं उस स्टेट के, इलेक्टेड फ्रॉम टीचर। टीचर कैटेगरी से चुने जाते हैं, और आज के टाइम पे टीचर कैटेगरी के 100 में से 8, ऐसे करके मिक्स करके 100 बनते हैं। यहाँ कहीं जनता वोट देती हुई दिखी आपको, इसलिए ये इनडायरेक्ट। और विधानसभा के 403 लोगों को जनता ही वोट देकर चुनी, समझ गए? तो ये जो 100 लोग हैं ना, उसमें से 38 लोगों को किसने चुना? विधानसभा के एमएलए घर से निकलकर वोट देने गए और 38 लोगों के लिए चुनाव हुआ तो उनको जिताया एमएलए। और 100 में से 36 लोगों को किसने चुना? तो लोकल मेंबर के, जो लोकल बॉडी के मेंबर थे, वो घर से निकल कर गए वोट देने, उन्होंने 36 लोगों को चुनाव जिताया। हाँ, ये इतना ही, ठीक है। और जो अगर बच गए, फिर भी सीट फिल नहीं हो पाई, तो रिमेनिंग पर्सन्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट। जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को करते, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे। ये आर्ट से बिलोंग करते थे, लिटरेचर, सोशल वेलफेयर और साइंस, यही कैटेगरी से गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं काउंसिल में बचे हुए लोगों को। अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो जितनी सीट खाली हो गई हैं उन पर गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ विशेषज्ञ लोगों को अपॉइंट कर, नॉमिनेट कर, क्योंकि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही जैसा हाउस होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 10 लोग नॉमिनेटेड हैं गवर्नर के द्वारा, 100 में से 10 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड हो गए ना, पूरा 100 सीट फिल। अब यहाँ अगर 70 होती तो इस हिसाब से इस कैटेगरी बनती। कुछ ये चुनेंगे एमएलए, कुछ लोकल अथॉरिटी के बॉडी जो मेंबर चुनेंगे, कुछ ग्रेजुएट्स चुनेंगे, कुछ टीचर्स चुनेंगे, और कुछ लोगों को गवर्नर बिना चुनाव के ही मेंबर बना देगा। ऐसे 100 सीट हो गई फिल। अब ये कंफ्यूज मत होना आप कि ये 100 लोग वही हैं जो 403 में, वो अलग लोग होते हैं कि अलग लोग। इन एमएलए का काम है सिर्फ इसमें से 38 लोगों को वोट देकर चुनाव जिताना, वो उन्होंने कर दिया। बाकी ये एमएलए अपनी जगह बने, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन।
हाँ एमएलए के लिए। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे उनके साथ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट ऐड हो जाती है, आम जनता नहीं रहती। अब ऐसे तो देखो, अब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट का भी होगा अगले महीने, उसमें भी तो वोट देंगे वो। अब आम जनता ले लो, विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, हमने वोट दिया। लोकसभा के चुनाव हुए, हमने वोट दिया। एमसीडी के होंगे कल को, हम ही वोट देंगे। तो हम अलग अलग जगह वोट दे रहे हैं। ऐसे ही ये जनता जो है अलग अलग जगह वोट दे रही है। यहाँ एमएलए के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है आम जनता बन के, और यहाँ पे कुछ विशेष पद हैं उनके पास, उस बिहाफ पर स्पेशल वोट दे पाते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगी अगर कोई मेंबर बनना चाहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का? तो सबसे पहले सिटीजन, और दूसरा इसमें उम्र चेंज हो जाएगी, इसमें उम्र है मिनिमम एज 30, कम से कम उम्र 30 साल। 30 साल से पहले काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ सकता कोई भी। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा, राज्यसभा का भी 30 साल से पहले चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्शन हमने देख लिया, जो व्यक्ति योग्य होगा उसका होगा चुनाव। और चुनाव कैसे हो रहा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब आम जनता वोट नहीं देती, ये स्पेशल लोग वोट देते हैं और मेंबर चुनते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन हो गया। अब जो मेंबर बन जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा? तो पहले बात करें हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कितना? तो नो टेन्योर, कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है स्टेट का, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये परमानेंट हाउस है स्टेट का, कभी डिसॉल्व नहीं होता। कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टेन्योर कितना होगा, मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा, तो वही जो राज्यसभा का होता है, 6 साल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर कोई मेंबर बन गया तो वो 6 साल बाद रिटायर हो जाए। ठीक वैसे ही हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। अगर 100 मेंबर है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 100 का 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। तो पुराने जाते रहेंगे, उनकी जगह पर नए आते हैं राज्यसभा। तो मेंबर का टेन्योर 6 साल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कोई नहीं, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। क्लियर है इतना? और भी एक बार देख लो, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए दोबारा से। आप किस यूनियन के मेंबर थे जब आपने वोट, तो वोट देने गए थे आप किस चीज का? एमएलसी का। तो ग्रेजुएट कैटेगरी से दिया हो, ये वाली कैटेगरी जो 8 लोगों को चुनती है। वो एलसी है और ये एलसी के मेंबर है, मतलब विधायक। एमएलसी, एमएलसी। तो
मैं कह तो रहा हूँ जनता वोट नहीं देती, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो अपने ही लोग वोट देते, चुनाव जीतना आसान होता। अब इनसे जिसने कह दिया होगा हमें वोट, तो उसी को दे दिया होगा। हाँ हाँ सही तो है। वही है। ठीक है, तो राज्यसभा में और काउंसिल में ऐसे ही होता है, तो अपने ही लोग वोट देते हैं, आसानी से जीत जाते हैं। अब जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है विधानसभा में, वैसे ही काउंसिल में कौन होगा, जो राज्यसभा में होता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयर। तो यहाँ देखो दो व्यक्ति यहाँ पे होंगे इस हाउस को चलाने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा और दूसरा यहाँ बैठा होगा, इसे बोलते हैं विधान परिषद का चेयरमैन, और इसको बोलते हैं डेप्यूटी चेयर। ठीक है, बोथ आर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा में क्या डिफरेंस आता था, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता था वो वाइस प्रेसिडेंट को बनाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो यूपी की विधानसभा है, तो 100 लोग हैं ना यूपी की काउंसिल में, 100 है, इन 100 में से एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, बचे 98 वो यहाँ बैठे। ठीक है, चेयरमैन अपना इस्तीफा डिप्टी चेयरमैन को देगा, डिप्टी चेयरमैन अपना इस्तीफा चेयरमैन। बोथ आर मेंबर ऑफ द हाउस। विधान परिषद में, विधानसभा में भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर मेंबर ऑफ द हाउस, और काउंसिल में भी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बोथ आर मेंबर ऑफ द हाउस। लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर बोथ आर मेंबर ऑफ द हाउस, बट इन केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस while deputy chairman is the member of the house। ठीक है, तो फिलहाल याद रखेंगे विधानसभा में भी जो दो लोग बनते हैं वो सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं, विधान परिषद में भी जो दो लोग बनते हैं वो भी मेंबर में से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब नोट करके लिखें। अच्छा ये लिख लेना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में जिक्र आर्टिकल 182। नोट करके कुछ पॉइंट और लिख लें आप। हाँ, 182 स्पीकर डिप्टी स्पीकर का कौन सा आर्टिकल था, देखो 178, और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का 182। नोट करके लिखो। मनी बिल इन स्टेट ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो तुलना करो, पार्लियामेंट में मनी बिल कौन से हाउस में आता था, तो लोकसभा जैसा स्टेट का कौन सा हाउस है, तो मनी बिल स्टेट का अगर होगा तो विधानसभा में, धन विधेयक राज्य के अंदर विधानसभा में आता है, पास होता है। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया हाउस है। मनी बिल क्या होता है, जिसमें सरकार के खर्चे और इनकम की बात हो, जैसे कि बजट। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में पहले लाया जाता है। मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट। तो जो 1 फरवरी को बजट आता है ना भारत का, लोकसभा में हर साल का, वैसे ही स्टेट भी तो अपना बजट लेकर आते हैं, तो स्टेट के अंदर जो बजट है वो मनी बिल विधानसभा में ही आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की विधायिका में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता।
राज्य की विधायिका में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो याद करो, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अगर कोई बिल को लेकर आपस में दो हाउस लड़ जाते थे, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति को ये पावर थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 कि प्रेसिडेंट दोनों हाउस के बंदों को एक साथ बुला सकता था, उसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। लेकिन अगर राज्य के अंदर ऐसी कोई दिक्कत हुई कि काउंसिल और असेंबली में लड़ाई हो गई कि हम इसको बिल को पास कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। अगर असेंबली में पास हो गया है, काउंसिल में नहीं हुआ है वो बिल पास, तो रिजेक्ट ही माना जाएगा, कोई समाधान नहीं। पार्लियामेंट में समाधान है कि लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा ना करे तो जॉइंट सिटिंग बुला लो, फिर जॉइंट सिटिंग में मिलकर मामले को सुलझा लो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन स्टेट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है संयुक्त बैठक का, ठीक है, ध्यान रखिए। तीसरा लिख लो, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट इन सेंटर, just like a president in center, governor also having veto power, governor also having veto power in state। केंद्र में राष्ट्रपति की तरह, केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी, राज्यपाल के पास भी राज्य के अंदर वीटो पावर होती है, वीटो शक्ति होती है। ये हाँ, ये वीटो, वीटो का मतलब होता है वीटो पावर। वीटो का मतलब है जब बिल लोकसभा सॉरी विधानसभा विधान परिषद में पास होकर गवर्नर के पास जब भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, तो गवर्नर उसको होल्ड करके रख सकते हैं, सिग्नेचर के लिए मना भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं वीटो पावर। ये पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है और स्टेट में गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी में जहां सीएम होते हैं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन लिखना नहीं है, नहीं लिखना। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट पास होने वाला है पार्लियामेंट में, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से खत्म होकर स्टेट बन जाएगा। हो सकता है इसी में ही बनता है, या जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है ना, तो जम्मू कश्मीर को यूटी से स्टेट बनाने के लिए बिल पार्लियामेंट में प्रोसेसिंग में है। वो अगर बिल पास हो गया तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दर्जा खत्म और वो राज्य बन स्टेट। तो देश का 29वां राज्य जम्मू एंड कश्मीर होगा, और यूनियन टेरिटरी 8 है तो एक कम हो जाएगी, 7 बचे। हाँ जी, बनाया इसलिए था क्योंकि उस समय धारा 370 हटाई थी, माहौल बहुत गर्म था, युद्ध हो सकता था, आंतरिक हस्तक्षेप हो सकता था, जनता बगावत कर सकती थी, तो 370 हटाया गया। उससे 6-7 दिन पहले से ही फोर्स भेजना शुरू कर दिया था जम्मू कश्मीर में, पूरी फोर्स डेप्लॉयड कर दी गई वहां पे, तब पार्लियामेंट में बिल लाया गया 370 हटाने का। अब वहां के जो नेता हैं वो ये सोच रहे थे कि ऐसे ही आ रही होगी फोर्स ड्यूटी करने के लिए, उन्हें क्या पता था कि फोर्स इसलिए भेज रहे हैं कि 8 दिन बाद जब बिल पास करेंगे तो यहाँ हंगामा ना कर पाओ जम्मू कश्मीर। समझ गए, पास हो गया आराम से। अब यूटी बना रखा जब तक कि आंतरिक माहौल शांत ना हो जाए, थोड़ा सिक्योरिटी को हम ऑब्जर्व ना कर लें। अब लग रहा होगा कि देखो स्टेट जब बन जाता है ना तो सीएम के पास पावर हो जाती है सारी, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप करता होगा मुख्यमंत्री के, इसलिए वो भी डिमांड कर रहे हैं कि राज्य बनाओ राज्य बनाओ राज्य बनाओ। बनाना पड़ेगा, कब तक यूटी बना के रख सकते हैं जम्मू कश्मीर को, क्योंकि पॉपुलेशन है ना उसकी, तो यूटी हमेशा बना के उसको रख सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन कम है। जिसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है उसे हम राज्य क्यों नहीं बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। अभी तो लद्दाख अलग हो गया है, नहीं तो पहले तो लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में ही था, फिर भी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की ज्यादा है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जम्मू कश्मीर में, एक श्रीनगर की एक जम्मू की,
है ना, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर। उसमें भी कुछ पता नहीं 2 विधानसभाएं चलती हैं जम्मू कश्मीर, एक विंटर वाली और समर वाली, अलग अलग विधानसभाएं हैं। विंटर में शिफ्ट हो जाती है, समर में फिर दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं कागज। ऐसे चला, 2 विधानसभाएं जम्मू कश्मीर है। सीएम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा करना है क्या ऐसा। वो बोलेगा कर दो तो करेगा, नहीं तो क्या। ये तो दिल्ली यूटी है ना, स्टेट कहाँ है। स्टेट में सीएम पावरफुल होता है, यूटी में गवर्नर पावरफुल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जनता ने चुना है ना। लद्दाख स्टेट कैसे हो जाएगा, थोड़ी सी पॉपुलेशन है उसकी, बस एरिया ही तो बड़ा है। एरिया में बर्फ ही बर्फ है, ठंडा रेगिस्तान है वो, इंडिया का कोल्ड डिजर्ट। जनसंख्या बहुत कम है, एरिया ही बस बड़ा है। तो इंडिया में एरिया के अकॉर्डिंग अगर याद रखना आप, सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन जनसंख्या बहुत है। एक छोटे से एरिया में जनसंख्या है, बाकी सब खाली पड़ा है। उसी पर नजर रखते हैं ये चाइना वाइना, थोड़ा सा मिल जाए थोड़ा सा मिल जाए, तो उसको कभी नहीं बनाएंगे। लद्दाख को कभी भी नहीं बनाएंगे ये स्टेट, क्योंकि वो चाइना वाला मामला भी है ना। स्टेट बना दिया तो पता लगा उसी राज्य का मुख्यमंत्री चाइना के साथ डील साइन करके और चाइना के अंडर में आ जाए। समझ रहे हैं, यूटी जब तक रहता है उस पर कंट्रोल सेंटर का रहता है। त, हाँ? अरे नहीं, टेरिटरी पे चाइना कब्जा कर ले, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा सीएम जाएगा उसके साथ साइन कर, कब्जा कर ले तो। अब लद्दाख अगर छोटा स्टेट है तो उसको पुलिस फोर्स भी उतनी होगी ना, लेकिन यूटी में क्या होता है, सेंटर की पैरामिलिट्री फोर्स पूरी डेप्लॉयड होती है। अंडमान निकोबार, दमन दीप, दादर एंड नागर हवेली, सब में सेंटर की फोर्स है। वहां कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता कि इस पे कब्जा कर लें। कहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कितनी दूर दूर है, फिर भी कोई सोचता है कि कब्जा कर ले कोई दूसरा देश, क्योंकि पूरी सेंटर की फोर्स डेप्लॉयड है। अब लक्षद्वीप को, सॉरी अंडमान निकोबार को अलग से स्टेट बना दें, ये कोई आ जाए चाइना वाइना का, अमेरिका का कोई शिप आ जाए और कब्जा कर ले, पूरी मिलिट्री उतार दे यूएसए की वहां पे, करते रहो लड़ाई झगड़ा, चिल्लाते रहो यूएन में, हो गया तो हो गया। समझ रहे हो, ये है। किसमें